नमस्कार साथियों, मैं यादवेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। आज हम हाजिर हैं आपके पास साइंस की क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 के साथ, जहां मिलेगा आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक अनूठा संग्रह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नोत्तर भाग 2। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? जी हाँ, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमें ये बताना है कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो अनंत पर रखी है तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास एक कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट पर रखी हुई है। जब वस्तु से प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर चलती हैं तो सदैव परावर्तित होने के बाद वह एफ से होकर गुजरती हैं। एफ यानी कि फोकस, ये आपका सेंटर पॉइंट सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। तो ये किरण इस प्रकार से यहाँ से जाएगी। उसी प्रकार से बहुत सी किरणें इस प्रकार आएंगी, सभी किरणें क्या होंगी? एफ से होकर वापस जाएंगे। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण में और ऑप्शन नंबर डी साधारण कांच में। तो ये बताना कि संयुग्मी फोकस किस प्रकार के दर्पण में संभव होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 2012 में पूछा भी गया है, यूपी बोर्ड 2012 में। तो यह प्रश्नों की श्रृंखला न केवल कक्षा 10 व 12 के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो विद्यार्थी या प्रतियोगी छात्र एनटीपीसी, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, लेखपाल के लिए, इन सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अनूठा प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो यहाँ हमें बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए एफ इक्वल टू आर, ऑप्शन नंबर बी एफ इक्वल टू 1/r, ऑप्शन नंबर सी 2f इक्वल टू आर और ऑप्शन डी f इक्वल टू 2r। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है f इक्वल टू r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी यहाँ पे विकल्प नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2f इक्वल टू r। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन भी देखिए यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू पता है कितनी, 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी निकालनी है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास दर्पण वो कौन सा है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए u, v और f इन तीनों का मान हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला f इक्वल टू -r/2। अब हमें वक्रता त्रिज्या दी है 15 यानी कि -15/2, इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा -7.5। तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी पता है, यानी कि
एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें अगली बात क्या ध्यान देनी है कि दर्पण हमारे पास कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए आपका V और F ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अब जब लगाएंगे हम फार्मूला F = R/2 तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। अब फोकस दूरी यानी कि F की वैल्यू कितनी है, हमें 12 पता है, तो हो जाएगा R/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R बराबर 24 सेंटीमीटर। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 24 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? तो हमें बताना है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें सदैव जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो इसके लिए हमने आपको इसके पहले वीडियो नंबर 7, 8, 9 इन सभी में आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की स्थितियों का बहुत ही अच्छे से सचित्र वर्णन किया गया है, जहां पर आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी आइए यहाँ पर एक बार देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्या दिया, हमने मान लिया ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ी हैं। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर रखी हो, अनंत पे, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, फोकस F पर बनता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये कंडीशन हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाई है, तो ये फोकस पे बनेगा। और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी है, जब हमारे पास एक उत्तल दर्पण हो और वस्तु हमारी कहाँ पे हो, इनफाइनाइट और दर्पण ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रखी हो, इस कंडीशन में, तब उस कंडीशन में जो हमारा फिगर है वो भी क्या होगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, P और F के बीच में कहीं पे बनेगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और इसलिए ये क्या होता है, आभासी होता है। यानी कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए चित्र में F व P प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ये बताना है कि इस चित्र में F क्या है और P क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि F हमारा क्या होता है, फोकस होता है, और P क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव होता है। तो क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों आरेखों में ऐसा कौन सा आरेख है जो अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख होगा। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी, इस पे अगर विचार करें तो ये सभी क्या है, एक समांतर किरणें हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब बच रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है, तो हमने बताया था आपको कि जब वो प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो वह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो क्या इस टाइप का हमारे पास कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये बताना कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल स्पीड वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो हमें ये बताना है कि जब प्रकाश किसी सरफेस पे पड़ता है और पड़ने के बाद जब परावर्तित होकर वापस लौटता है तो जो वापस गया पदार्थ है वो किस पे, जो उसकी मात्रा वो किस पर निर्भर करती है। तो परावर्तन में हमने आपको पढ़ाया था कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नियमित परावर्तन। जैसे जी हमारे पास क्या एक सरफेस है,
हमने मान लीजिए हमारे पास एक चिकना तल है, एक स्मूथ सरफेस है। अब प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ती हैं तो पड़ने के बाद सीधा क्या होती हैं, परावर्तित होकर लौट जाती हैं। और दूसरा हमने बताया था अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर परावर्तन। उसमें हमने क्या बताया था, जो हमारे पास ये सरफेस होता है ये पूरी तरह से चिकना ना होकर क्या होता है, खुरदरा होता है। यानी कि अब यहाँ पे प्रकाश की किरण इस प्रकार से पड़ेंगी तो कोई किरण इस प्रकार से परावर्तित होगी, हो सकता है कोई किरण यहाँ पर है और पड़ने के बाद इस प्रकार से परावर्तित होकर लौटे। तो इस प्रकार जो परावर्तन होता है इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर परावर्तन। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर क्या है, सब निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आपतन कोण आई बराबर होगा आपतन कोण आर के, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन नंबर बी, एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन नंबर सी, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ऑप्शन नंबर डी, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। तो परावर्तन पढ़ने के समय जब हमने आपको परावर्तन पढ़ाया तो परावर्तन पे हमने चर्चा की थी। जैसे ये हमारी प्रकाश किरण यहाँ पर आती है तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और इस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ऊपर से जब यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं जिसे हम अभिलंब भी कहते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कोण बनता है, क्योंकि ये आपतित किरण से बना है इसलिए इसका नाम क्या होगा, आपतन कोण इंसिडेंट एंगल आई, और ये हमारा क्या है, परावर्तित कोण आर। अब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हमने आपको बताया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए यानी कि जब हमारे पास कोई समतल दर्पण है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसी साइज का होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया हमें अगला क्वेश्चन, 20 मीटर यानी कि 20 मीटर के ऊंचाई वाले मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ बताना है कि मिनिमम हाइट क्या होगी किसी 20 मीटर ऊंचाई के व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था h/2। क्या फार्मूला बताया था आपको यहाँ पे, h/2, यानी कि हमें यहाँ पे जो मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, तो हो जाएगा 20/2, 20/2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मीटर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि प्रश्नोत्तर भाग 3 में हम लेकर आएंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जहाँ पे हम अम्ल, क्षार, लवण यानी कि बेस, साल्ट, और उसके साथ में पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान क्या होते हैं, आयनिक गुणनफल क्या होता है, इन सभी के ऊपर अगली श्रृंखला होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली आप सभी के लिए। तो यदि यह श्रृंखला आप सभी को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाने में। तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।